नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सिंह। BHDLA 137 की इस ई काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली काउंसलिंग में हम लोगों ने बात की थी, जैसा कि इस काउंसलिंग का जो शीर्षक है वो है BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण पर पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी। संप्रेषण के जो विविध रूप हैं, इस पर आज हम आपसे बात करेंगे कि संप्रेषण के मुख्य रूप से कौन कौन से रूप हैं। संप्रेषण के विविध रूपों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले साक्षात्कार की बात करते हैं, फिर संवाद की बात करते हैं, फिर सामाजिक आदान प्रदान की बात करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि संप्रेषण का भाषिक संरचना क्या है। तो पहली इकाई में संप्रेषण पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी और संप्रेषण क्या है उस पर बात की थी। मैंने आपसे बात भी की थी कि जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है, या यूं कह लीजिए कि जब से मनुष्य इस धरती पर अपने अस्तित्व को जाना है, समझा है, तब से संप्रेषण जारी है। मनुष्य और मनुष्य के अलावा पशुओं पक्षियों में भी अपना एक संप्रेषण होता है, जिनके माध्यम से वो आपस में बातचीत करते हैं। मानव के अंदर बोलने की क्षमता है। मानव उच्चरित भाषा, लिखित भाषा के विकास के साथ संप्रेषण करता है और जब से भाषा का लिखित रूप सामने आया तब से संप्रेषण में एक तरह से क्रांति आ गई। मानव भाषा का विकास जब आया या भाषा का जब स्वरूप सामने आया तो संप्रेषण के विविध रूप सामने आए। मनुष्य के विकास के साथ साथ संप्रेषण के रूप विकसित होते चले गए, जिसमें उच्चरित भाषा और लिखित भाषा का विशेष योगदान रहा। यहां हम आज आपसे इन्हीं विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण के इन विविध रूपों में साक्षात्कार, संवाद और सामाजिक आदान प्रदान, यानी कि संप्रेषण का एक सबसे सशक्त उदाहरण है, माध्यम है साक्षात्कार, दूसरा है संवाद और तीसरा है सामाजिक आदान प्रदान। आज हम आपसे सबसे पहले इन्हीं तीनों पर बात करेंगे। साक्षात्कार आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच होने वाले परस्पर संवाद को कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। इसके मूल रूप से अगर देखा जाए तो 5 सिद्धांत माने गए हैं। औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, दो पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषयों और प्रश्नोत्तर शैली। इन 5 सिद्धांतों के आधार पर संप्रेषण हमारे सामने दिखाई देता है। इन पर हम संक्षेप में आपसे बात करेंगे। औपचारिक संप्रेषण है क्या? साक्षात्कार का पहला सिद्धांत जो है वो है औपचारिक संप्रेषण। आप दोस्तों से बातचीत करते हैं। जब आप दोस्तों से बातचीत करते हैं तो अनुशासन का उसमें अभाव रहता है, यानी कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता। आप एक साथ कई विषयों पर बातचीत करते हैं, जैसे खेलकूद से संबंधित बातचीत, पढ़ाई से संबंधित बातचीत, राजनीति से संबंधित बातचीत या धर्म से संबंधित बातचीत, प्रकृति से संबंधित बातचीत। यानी कि अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब आप दोस्तों के बीच में बात करते हैं, यानी साक्षात्कार करते हैं दूसरे से, तो उसमें किसी भी एक अनुशासन की बात नहीं होती। इसी तरह घर में परिवार के सदस्यों के साथ जब हम गप लड़ाते हैं, गप मारते हैं, तो ये सारी बातें दिखाई देती हैं। लेकिन साक्षात्कार में ये खुलापन दिखाई नहीं देता, यानी कि साक्षात्कार एक तरह से अनौपचारिक होता है, ठीक है, और औपचारिक भी होता है, दोनों होता है। तो साक्षात्कार में ये औपचारिकता बराबर बनी रहती है। इसमें एक बंधा बनाया ढांचा होता है, जिसमें प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला व्यक्ति किसी खास विषय पर बातचीत करता है। साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण फर्क यह भी दिखाई देता है कि सामान्य बातचीत का कोई ढांचा नहीं होता, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा, लेकिन साक्षात्कार का एक ढांचा होता है और उस ढांचे के आधार पर साक्षात्कार या विचार विमर्श होता है। दूसरा जो तत्व है वो है परस्पर संवाद का। परस्पर संवाद साक्षात्कार में आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों को एक दूसरे की शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है। साक्षात्कार आमतौर पर आमने सामने ही होता है, अर्थात जब साक्षात्कार
हो रहा है तो दोनों पक्षों को, जो साक्षात्कार ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहिए और यह कोशिश की जानी चाहिए कि जो प्रश्न से उत्तर देने वाला व्यक्ति आहत न हो, यानी कि प्रश्न भी ऐसे हों और उत्तर भी ऐसे हों जिससे दोनों को किसी प्रकार का आहत या किसी प्रकार का कष्ट न हो। ये दोनों व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए। अच्छा साक्षात्कार वही होता है जिसमें प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला दोनों का आदान प्रदान परस्पर चलता रहे और सौमनस्य बना रहे, अर्थात एक दूसरे की भावनाओं का भी आदर दोनों करते रहे। तीसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है दो पक्षों का सामना होना। साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उसका ये भी है कि इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं। प्रश्न पूछने वाला साक्षात्कार की शुरुआत करता है, जिसका साक्षात्कार लिया जाता है वो प्रश्नों का जवाब देता है। अर्थात अगर आप देखिए तो अगर उदाहरण के तौर पर देखना हो तो पत्रकारिता को देख सकते हैं। पत्रकारिता में पत्रकार या रिपोर्टर किसी का साक्षात्कार जब लेता है तो वो प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों का जो जिससे वो साक्षात्कार ले रहा है वो उसका उत्तर देता है। अगला जो तत्व है वो है गंभीर विषय। साक्षात्कार में किसी गंभीर विषय का होना आवश्यक होता है। साहित्य, कला, संस्कृत, खेलकूद, चुनाव, कोई भी विषय साक्षात्कार से अछूता नहीं है। अर्थात कभी साक्षात्कार सूचना इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया जाता है, कभी लोगों के विचार विमर्श करने के लिए होता है, कभी लोगों के विचार जानने के लिए होता है। इसके अलावा लोगों को प्रभावित करने या रिझाने के लिए भी साक्षात्कार होता है, या ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए उत्पादक जो है वो साक्षात्कार ग्राहकों का लेता है और वो बताता है कि किस प्रकार से उसके प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में। तो साक्षात्कार का कोई न कोई एक विशेष उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्नोत्तर शैली, साक्षात्कार प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। प्रश्न किसी खास उद्देश्य से पूछे जाते हैं। यदि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि चयनकर्ताओं को यह मालूम हो कि आप उस पद के कितने योग्य हैं। अर्थात जो साक्षात्कार ले रहा है वो उस व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रेजेंटेशन को देखना चाहता है और जितना अच्छा आपका साक्षात्कार होगा उतना ही अच्छा आपका नंबर भी वो देता है। अब जैसे नौकरियों के लिए साक्षात्कार, अब देखिए इन चीजों में देखिए तो साक्षात्कार शब्द का जो अर्थ और दायरा हो अत्यंत व्यापक है। आमतौर पर इसका नाम आते ही नौकरियों के लिए आयोजित साक्षात्कार का एक खाका दिमाग में खिंच जाता है, क्योंकि अक्सर जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार लेने के लिए नौकरियों में ये एक प्रक्रिया रखी गई है और नौकरियों का नाम साक्षात्कार का नाम आते ही नौकरी का सबसे पहला आता है। नौकरी में भी देखिए, नौकरी में भी तीन प्रकार की जो हमारी नौकरी होती है, तीन प्रकार की चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, इसके साक्षात्कार जिसमें IAS, PCS आदि सेवाएं हैं। दूसरा व्यवसायिक सेवाएं जिसमें हम डॉक्टर, इंजीनियर को ले सकते हैं। तीसरा शैक्षिक सेवाएं जिसमें अध्यापक की नियुक्ति आदि को हम ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम साक्षात्कार लेने के लिए या साक्षात्कार देने के लिए जाते हैं तो हमें कई चीजों पर ध्यान देना चाहिए। साक्षात्कार के लिए अगर हम प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं के लिए जाते हैं तो जो उस कमेटी में जो 4-5 लोग साक्षात्कार ले रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि जो वो कैंडिडेट है, जो वो व्यक्ति है जो साक्षात्कार देने आया है, उस व्यक्ति की वो सर्वांगीण प्रतिभा पर ध्यान देते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी उसको है या नहीं है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धात्मक सेवाएं होती हैं, जो साक्षात्कार होते हैं जिनमें हमने कहा IAS और PCS, उनमें तमाम ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, तुरंत ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ता है कि उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसकी वाक्पटुता, उसकी सोचने की शक्ति कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी अच्छी तरीके से वो कठिन एवं असामान्य परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है। तो जब ये साक्षात्कार होते हैं उस समय उस व्यक्ति के, उस कैंडिडेट के, उस उम्मीदवार के धैर्य का, सहिष्णु का, दीर्घ दृष्टि का
तत्काल निर्णय लेने की क्षमता का, विवेक का, बुद्धि का, स्थितियों से सामना करने का, उसकी कल्पना का, इन समस्त चीजों का के आधार पर वो साक्षात्कार लिया जाता है। यदि वो कैंडिडेट उस योग्य, यदि उम्मीदवार उस योग्य है तो उसे उत्तीर्ण किया जाता है, अन्यथा अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। इसी तरह जब हम व्यावसायिक सेवाओं के लिए लेते हैं तो व्यावसायिक सेवाओं में इनकी जो साक्षात्कार है वो प्रतिस्पर्धात्मक जो साक्षात्कार उनकी अपेक्षा थोड़ा सा सरल हो जाता है। सरल इसलिए हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि चिकित्सा शास्त्र या इंजीनियरिंग का पद पर अगर साक्षात्कार हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो साक्षात्कार ले रहा है वो उसके चिकित्सा से संबंधित या अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित ही प्रश्नों को पूछता है और उन्हीं के आधार पर वो साक्षात्कार होता है। इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र में जैसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उनके साक्षात्कार, जब यहाँ इस उम्मीदवारों के विशेष साक्षात्कार लिए जाते हैं तो एक ऐसा माहौल अपेक्षाकृत बनाया जाता है जो औपचारिक न होकर अनौपचारिक हो जाए, जिससे उम्मीदवार अपनी बात खुल करके उस कमेटी या उस समिति के पास या उस सामने रख सके। इनमें इस प्रकार के जब साक्षात्कार होते हैं तो 5 से 7 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया जाता है, टीम बनाई जाती है जो इस तरह के साक्षात्कार को लेते हैं। उसका एक अध्यक्ष होता है। इस समय यह देखा जाता है कि शिक्षक जिसका वो साक्षात्कार ले रहा है, जिसे वो हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए, बीए के लिए या विश्वविद्यालयों में अगर पढ़ाने के लिए लिया जाए तो सबसे पहले ये बात देखा जाता है कि वो उस विषय का विशेषज्ञ है या नहीं। पहली बात तो इस पर होती है। दूसरी बात होती है कि वो क्या विषय को, अपने विषय को बच्चों तक, छात्रों तक वो आसानी से पहुंचा सकता है कि नहीं। इसीलिए इस साक्षात्कार में अनौपचारिक माहौल दिया जाता है, जिससे ये क्लासरूम का जो माहौल होता है कि कभी कभी इस साक्षात्कार में आप देखेंगे तो विषय का ज्ञान होने के बाद उस कमेटी के सदस्य ये कहते हैं कि आप पढ़ा कर दिखाइए। मान लीजिए कि हम 5 लोग 7 लोग विद्यार्थी हैं तो कैसे आप पढ़ाएंगे, तो वो शिक्षक उन 5-7 लोगों को पढ़ा कर दिखाते हैं। इसके अलावा नौकरियों के अलावा अगर आप देखिए तो बहुत सारे साक्षात्कार आजकल समाज में प्रचलित हो गए हैं। जैसे शिक्षा में दाखिले के लिए नर्सरी से लेकर एमए पीएचडी तक के पाठ्यक्रमों में आप देखिए साक्षात्कार आपको पास करना पड़ता है। आप परीक्षा, लिखित परीक्षा पास होने के बावजूद भी आपको साक्षात्कार देना पड़ता है और उसके आधार पर फिर आपको उस विषय में प्रवेश मिलता है। इसके अलावा समाज में आजकल देखिए तो जो अच्छे स्कूल हैं जिन्हें हम समाज में या अपने शहर में बड़े से बड़ा जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों में बच्चों का भी साक्षात्कार होता है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात आजकल जो देखने को मिलती है इन स्कूलों में कि इन स्कूलों में माता पिता का भी साक्षात्कार होता है। अब इस साक्षात्कार में माता पिता की कोई योग्यता से संबंधित साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन फिर भी ये साक्षात्कार होता है कि माँ बाप क्या पढ़े लिखे हैं, क्या उनके घर का माहौल है, क्या वो बच्चों को दे पाएंगे। इस प्रकार के तमाम सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में इस प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार में वास्तव में 2 पक्ष होते हैं, एक लेने वाला और एक साक्षात्कार देने वाला। ये इसकी प्रक्रिया जो है वो 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे, आधे घंटे तक चलती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जानते और समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और उस विषय से। इनमें उम्मीदवार का जो चयन है समिति के चयन पर आश्रित होता है। चयन समिति समझदार है, उम्मीदवार उसको कुछ आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजें चयन समिति उस समय तय करती है और इसे तय करने के लिए वो प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उसकी वाक कुशलता को भी देखते हैं। यानी कि नौकरियों में साक्षात्कार जब देने कोई व्यक्ति जाता है या छात्र जाता है या कोई पढ़ लिख कर जब आप जाते हैं तो उस समय आपके चयन में आपकी योग्यता के साथ साथ आपकी परिपक्वता, आपकी समझदारी, आपके बोलने यानी वाक शैली कैसी, इन सब पर भी आश्रित होता है। इसके अलावा समाज में साक्षात्कार के और बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं जिनसे आप परिचित होंगे, मैं उन पर संक्षेप में भी बात करता रहूंगा। साक्षात्कार के रूपों को देखिए तो विशिष्ट व्यक्तियों, राजनेताओं, कलाकारों, साहित्यकारों आदि से लिया जाने वाला साक्षात्कार,
दूसरे पर देखिए तो विवाह आदि, विवाह विवाह आदि संबंध जोड़ने, यानी विवाह जब हो रहे हैं लड़की लड़के के, तो उसमें भी साक्षात्कार की परंपरा चल निकली है। इसी तरह चुनाव के समय साधारण व्यक्तियों से, यदि आप देखते होंगे कि रिपोर्टर जो आजकल ओपिनियन, जिसे आप चुनाव के पहले ओपिनियन देखते हैं, तो उस ओपिनियन के लिए साधारण व्यक्तियों के भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के जो साक्षात्कार होते हैं अमूमन वो रेडियो टेलीविजन में या समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के माध्यम से आपके सामने आते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो इस साक्षात्कार ने आज समाज में एक विशिष्ट रूप ले लिया है। हर चैनल, टीवी चैनल या हर जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो बड़े बड़े व्यक्तियों का साक्षात्कार लेती हैं, उनको या तो टीवी पर दिखाते हैं, रेडियो पर चलाते हैं या पत्र पत्रिकाओं में छापते हैं। जैसे दुनिया भर में आजकल साक्षात्कार की अनेक किताबें भी आने लगी। तो कहने का मतलब है कि आजकल साक्षात्कार एक नई विधा के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। जैसे विश्व की बात करें या बहुत पहले की बात करें, जो बड़े बड़े हमारे साक्षात्कार जो बहुत चर्चित साक्षात्कार रहे हैं, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं का साक्षात्कार देखिए। इटालियन पत्रकार कैरियाना कैलेसी बहुत प्रसिद्ध हुई। चीन के महान नेता माओ त्से तुंग साक्षात्कार के लिए एडगर स्लोन बहुत प्रसिद्ध हुए। भारत में ऐसे साक्षात्कारों के लिए सिमी ग्रेवाल, राजीव धवन, शहीद नकवी या रजत शर्मा, प्रभु चावला, इस तरह से तमाम सारे अगर देखें तो जो टेलीविजनों पर बड़े बड़े लोगों का साक्षात्कार लेते रहते। देखिए आप प्रधानमंत्री का साक्षात्कार लेते हुए आपको तमाम सारे बड़े बड़े पत्रकार दिखाई देंगे, तमाम सारे राजनेताओं का पत्रकार साक्षात्कार लेते हुए दिखाई। इसी तरह साहित्य में भी इसकी परंपरा है। साहित्य में भी अगर आप देखिए तो साहित्य में भी बड़े बड़े साहित्यकार एक दूसरे का साक्षात्कार लेते हैं, जिनमें डॉक्टर रणवीर रंगा का नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह से तमाम सारे साहित्यकार ऐसे हैं जो आजकल एक चलन चल चुका है कि बड़े बड़े साहित्यकारों का, जैसे नामवर सिंह का, जैसे मुक्तिबोध का, आज्ञे का, तमाम सारे साक्षात्कार आज प्रकाशित है। इसी तरह आप देखिए तो आप पत्रकारों का है। साधारण व्यक्तियों की जहां तक बात करें तो ये अमूमन चुनाव के समय आप देखिए तो जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, उनके जो पत्रकार हैं वो जाकर जनता का साक्षात्कार लेते हैं कि आपने किसको वोट दिया और क्यों दिया, क्या आप चाहते हैं। तो जनता के नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं, जिसे आप ओपिनियन पोल कहते हैं या पूर्वानुमान कह सकते हैं। तो टेलीविजन पर आजकल इस तरह के साक्षात्कार की एक तरह से देखिए तो भीड़ लगी। इसके अलावा अगर समाज में आप देखिए तो विवाह, जो विवाहादि संबंध हैं, उनमें भी साक्षात्कार की परंपरा है। लड़के लड़की का साक्षात्कार होता है, कुछ लोग लड़कियों का साक्षात्कार लेते हैं, कुछ लोग लड़कों का, यानी कि दोनों का, अभिभावकों का साक्षात्कार होता है। यानी दोनों पक्ष संबंधियों के सामूहिक साक्षात्कार होते हैं और इन साक्षात्कारों में औपचारिकता एवं अनौपचारिकता दोनों ही विद्यमान रहती है। कभी कभी तो देखिए कि अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार होते हैं, कभी कभी औपचारिकता भी होती है। बड़े ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े जिसे कहते हैं कि जिसे ऑफिशियल प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से बात की जाती है, क्या करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी आपको देते। इस प्रकार अगर देखा जाए तो साक्षात्कार जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो जीवन के हर कदम कदम पर अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति को साक्षात्कार के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, यानी साक्षात्कार भी एक तरह का संप्रेषण है, तो संप्रेषण की बल्कि महत्वपूर्ण इकाई है। तो साक्षात्कार के माध्यम से भी आज अगर आप देखिए तो तमाम सारी चीजें आपको साक्षात्कार। तो यानी कि समाज में अगर आप देखें तो साक्षात्कार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है और इसके बहुत सारे रूप हैं जिनकी चर्चा अभी जैसे और अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक क्रियाकलापों में जो साक्षात्कार होता है उस पर भी दिखाई देता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण इस इकाई में जो तत्व है वो है संवाद। संवाद जो है वो संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। अमूमन ये आपके जीवन में रोज घटित होने वाली घटना है। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक आप अनेक संवादों से गुजरते हैं। संवाद एक तरह का वार्तालाप भी है जो आप एक दूसरे से करते हैं। जैसे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, सुबह उठते ही सुप्रभात, ये भी एक संवाद है। इसी तरह साहित्यिक कृतियों में संवाद भी होता है जिसे हम कथोपकथन कहते हैं।
लेकिन वो संवाद और इस संवाद सामान्य संवाद में बहुत अंतर है। जीवन में व्यापक रूप में संवाद निहित है। व्यक्ति को संप्रेषण स्थापित करने के लिए संवाद की जरूरत पड़ती है। बिना बोले आप किसी से संवाद नहीं कर सकते। बिना बोले किसी को ये नहीं पता चलेगा आप क्या चाहते हैं, आपका मन मस्तिष्क कैसा है, आप प्रसन्न हैं, आप दुखी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं। ये जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक संभव नहीं है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होता है। कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब जैसे देखिए संवादों के अगर औपचारिक रूप से संवादों की स्थिति देखिए तो इसके भी कई रूप प्रचलित हैं। जैसे दो देशों के बीच जो शिखर वार्ता होती है उसे भी संवाद कहते हैं। साहित्य या कला या संस्कृत विषयक संवाद भी होता है। साहित्यिक कृतियों या फिल्म नाटकों में सृजित संवाद होता है। बिना संवाद के कोई पिक्चर तो होती नहीं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संवाद होता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी संवाद होता है। अब सबसे पहली बात इन पर संक्षेप में आपको बता दें। देखिए दो देशों के बीच जो शिखर वार्ता होती है ये इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व है। जब दो या दो से अधिक देश किसी बात को लेकर तनाव में आ जाते हैं, संघर्ष में आ जाते हैं और उस तनाव और संघर्ष में जैसा आजकल आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का देख रहे होंगे, इसमें भी संवाद चल रहे हैं। बहुत सारे देशों से संवाद चल रहे हैं, भारत से संवाद चल रहा है, अमेरिका से संवाद चल रहा है और कभी कभी जब ये इसे खत्म किया जाता है तब भी एक संवाद टेबल पर बैठा जाता है। तो जब दो देश किसी चीज को लेकर संघर्ष कर लेते हैं या तनाव में आ जाते हैं तो जैसे अब भारत का उदाहरण लीजिए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा या अंतरराष्ट्रीय लोगों ने या बड़े बड़े लोगों ने ये कहा तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शिमला में सीधा संवाद हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में 1972 का शिमला समझौता संपन्न हुआ। यानी कि उस युद्ध को विराम दिया गया और उस पर तमाम सारे चीजों पर समझौता हुआ कि हम आप ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह की ये भी संवाद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैंप डेविड में इजराइल का संवाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टालिन, चर्चिल और आइजनहावर के बीच संवाद हुआ जिससे दुनिया की दशा ही बदल गई। विश्व में युद्ध और शांति की दिशा का निर्धारण करने के लिए बराबर अंतरराष्ट्रीय फोरम पर संवाद होते रहते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय संवाद भी यानी ये भी एक औपचारिक संवाद बराबर चलते रहते हैं। इसी तरह साहित्य या कला संस्कृत विषयक संवाद। अब देखिए साहित्य में क्या है, संवाद का विशिष्ट महत्व है। इसमें भी दो से अधिक व्यक्ति जब होते हैं यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो इस प्रकार के संवाद संस्कृत और कला पर भी आधारित होते हैं। जैसे हमारे साहित्य में प्रेमचंद और जयनंद के संवाद बहुत चर्चित है। इसी तरह से बहुत सारे संवाद भी है। इन संवादों का महत्व इस बात में है कि ये अरुचिकर बातें भी रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं जिससे श्रोता या पाठक निबंधात्मक शुष्कता जो उसकी है यानी कि जो पढ़कर के जो शुष्कता है उसमें रोचकता उत्पन्न करता है। यानी कि संवाद की जो पहली शर्त होती है वो रोचकता होती है। लिखने की शैली और बोलने की शैली में यहाँ अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अलावा साहित्यिक रचनाओं या फिल्म नाटकों आदि के संवाद। अब अगर साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो संवाद निश्चित रूप से साहित्य में जो रूप है, संवाद का जो रूप है वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। हिंदी में अनेक उपन्यास, कहानियों, नाटकों में आप देखते हैं, टेलीविजन में, फिल्मों में, पर्दे पर इस तरह के संवाद का हम आनंद लेते रहते हैं क्योंकि बिना संवाद के कोई चीज होती नहीं। इसी तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी संवाद के बगैर प्रगति संभव नहीं है। अधिकारी, विद्वान, शोधकर्ता जो उनके पास ज्ञान होता है, जो जिस चीज पर वो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस चीज पर वो एक दूसरे के साथ बैठकर रेडियो टेलीविजन पर बैठ करके इस तरह के संवाद करते हैं और एक दूसरे के संवाद को साझा करते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर देख लीजिए तो व्यक्तिगत स्तर पर संवाद तो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। जैसे पति पत्नी के संवाद, प्रेमी प्रेमिका के संवाद, पिता पुत्र के संवाद या पिता पुत्री के संवाद, मित्रों के बीच में संवाद या विवाह आदि से संबंधित संवाद। तो ये संवाद बराबर चलते रहते हैं और बिना संवाद के जीवन
एक तरह से मृत प्राय हो जाता है। संवाद जीवन का सबसे बड़ा, देखिए जो व्यक्ति हमारे समाज में नहीं बोलता है, जिसकी आवाज नहीं है, वो भी संवाद स्थापित करता रहता है कुछ न कुछ इशारों के माध्यम से या कुछ न कुछ बोल के आंगिक, क्योंकि हमने बताया था आपसे कि एक संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम आंगिक संप्रेषण भी है। इसी तरह से अगर आप राजेंद्र यादव को कभी पढ़े हो तो राजेंद्र यादव के उपन्यास है जिसमें पति पत्नी 9-10 साल तक संवाद नहीं करते। समाज में भी ऐसा होता है, पिता पुत्र में 10 साल तक 5 साल तक संवाद नहीं होता। तो कुछ संवाद ऐसे होते, लेकिन जब ऐसे संवाद की स्थिति आ जाती है तो वो रिश्ते लगभग मृत प्राय हो जाते हैं, फिर उन रिश्तों में जान नहीं बची होती है, क्योंकि संवाद का होना जरूरी है। बिना संवाद के किसी भी प्रकार की संभावना जन्म नहीं ले सकती। आप बात करिए, चाहे आप गुस्से में बात करिए, चाहे आप प्यार में बात करिए, अगर कोई समस्या है तो संवाद के माध्यम से, ऐसा माना जाता है कि संवाद के माध्यम से उस समस्या का निराकरण किया जाता है। संवाद में रोचकता निश्चित रूप से होती है, अगर रोचकता नहीं है तो संवाद अपने आप समाप्त हो जाता है। अब जैसे जहां तक संवाद की बात आती है तो आप देखिए फिल्मों में आप हर एक नेता, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे वो राजकुमार, चाहे वो अक्षय कुमार, चाहे वो दिलीप कुमार, किसी का भी आप किसी नेता का ले लीजिए, किसी अभिनेता का ले लीजिए, हर अभिनेता के कुछ संवाद आपको निश्चित रूप से याद रहते हैं। तो संवाद की, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज, अब उनके संवाद की शैली, उनके बोलने की शैली, तो ये संवाद के माध्यम से होता है। इसके अलावा तीसरा जो स्वरूप है वो है सामाजिक आदान प्रदान। देखिए सबसे बड़ा जो संप्रेषण का जो माध्यम है वो है सामाजिक आदान प्रदान। मानव संप्रेषण का अगर देखा जाए तो मानव संप्रेषण जो है अन्य प्राणियों के संप्रेषण से क्यों, कैसे भिन्न है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। यानी कि पशु पक्षियों में भी संप्रेषण है और आप में भी संप्रेषण है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि इन दोनों में कि मानव स्वयं का समाज बनाकर सभ्यताओं और संस्कृतियों के निर्माण के साथ उसे सामने रखता है। भाषा का उसने निर्माण किया और भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, लेखन के आधार पर इस संप्रेषण को आगे बढ़ाया। लेकिन आप पशुओं पक्षियों में लेखन शैली नहीं देखते। पशुओं पक्षियों में आप ये नहीं देखते हैं कि वो बोलकर, उनका बोलने का तरीका दूसरा है, उनके पास जिस तरह का संप्रेषण है उस तरह का संप्रेषण मानव में नहीं है। मानव का संप्रेषण विशिष्ट है। मानव बोलकर अपनी बात रखता है, मानव लिख कर अपनी बात रखता है, क्योंकि उसने लिपियों की भी खोज कर ली है। तो लेखन के माध्यम से मानव सदियों से संचित जो हमारी ज्ञान है, उन ज्ञान के माध्यमों में लगातार वो बढ़ोतरी करता जा रहा है। जो वो अर्जित करता है वो बोलकर तो आपको बताता ही, संप्रेषण करता है, वो लिख कर भी जो उसकी अल्प आयु में है, जैसे तुलसी को ले लीजिए, कबीर को ले लीजिए, अपने उस अल्प आयु में उन्होंने जो भी लिखा 80-90 साल की उम्र में, वो मुझे लगता है कि दसियों हजार साल तक जीवित रहेगी। इसी तरह से जैसे देखिए वेद व्यास ने महाभारत की जो रचयिता है, वेद व्यास ने जो अपने ज्ञान के माध्यम को, जो अपने लिपि के लेखन कौशल के माध्यम से जिस महाभारत की रचना की, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा ने जब पंचतंत्र की रचना की, तो ये आपको न जाने कितने वर्षों तक आपकी स्मृतियों में आपके चीजों को समृद्ध करता रहेगा। तो मानव जो है उसकी स्मृतियां जो है, मानव की जो स्मृतियां हैं वो जीवित रखने के लिए वो लेखन शैली में उसको अमरत्व दे देता है। मानव भले अमर न हो लेकिन उसका ज्ञान अमर हो जाता है। जैसा कि वेद व्यास से देख सकते हैं, जैसा कि विष्णु शर्मा से देख सकते हैं, या जैसा आप इधर आए तो आप तुलसी को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, कबीर को देख सकते हैं, या कोई भी साहित्यकार या गांधी को देख सकते हैं। किसी के विचार जो लेखन में हो गए, जो गांधी की आत्मकथा है जो लेखन में हो गए, उस लेखन को अनेकों वर्ष तक जीवित रहता है। तो मानव इस संचित ज्ञान की शुरुआत को सामान्य जो सामाजिक आदान प्रदान से जो प्राप्त हुई है, आज मानव उस आदान प्रदान के माध्यम को मजबूत और सुरक्षित करता चला जा रहा है। और सुबह उठने से लेकर शाम, जैसे अगर आपको भगवान रामचरितमानस पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, यानी कि जो तुलसी का लेखन था वो आज आपके काम आ सकता है। इस प्रकार से अगर देखिए तो आदान प्रदान आज लेखन के माध्यम से भी हो रहा है। कुछ
लेकिन इसके भी कुछ विशेष अगर देखा जाए तो पॉइंट से तत्व है। जैसे नंबर 1, आदान प्रदान का जो देखा जाए तो सामान्य और शिष्टाचार का आदान प्रदान, जो आज समाज में आदान प्रदान हो रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों त्योहारों का आदान प्रदान, उच्च ज्ञान साहित्य कला संस्कृत संबंधी आदान प्रदान, देश के विभिन्न प्रांतों क्षेत्रों में आदान प्रदान, अंतरराष्ट्रीय स्तर का आदान प्रदान और व्यवसायिक क्षेत्र का आदान प्रदान। ये यानी कि देखिए तो सामान्य शिष्टाचार से लेकर व्यवसायिकता से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, हम अपने संप्रेषण को पहुंचा रहे हैं। उसके कई माध्यम हमें दिखाई देते हैं जिसके आधार पर हम उसको आगे ले जा सकते हैं। मानव का जो जीवन है, जैसे मान लो सामान्य आदान प्रदान शिष्टाचार आदान प्रदान की हम बात करें तो मानव का जो जीवन है वो प्रारंभिक जो है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो आदान प्रदान का, वो शिष्टाचार से जुड़ा है। यद्यपि शिष्टाचार की अवधारणा का व्यवहार का प्रचलन समाज के विकास में ऊंचे स्तर पर जाकर हुआ, ठीक है, लेकिन शिष्ट समाज का अस्तित्व आज जरूर माना जाता है। शिष्टाचार सभ्य समाज की एक बड़ी बात मानी जाती है और समाज में इस समाज का शिष्टाचार को आदान प्रदान का जरूरी अंग भी स्वीकार किया गया है। जैसे सुबह उठ करके हम सुप्रभात प्रणाम करते हैं, ये भी एक हमारे शिष्टाचार में आता है और ये भी सभ्य और शिष्ट समाज का एक रूप है। इसी तरह रात में सोते समय हम शुभ रात्रि बोलते हैं, यानी कि सुबह हम शिष्टाचार के माध्यम से जो प्रारंभ करते हैं रात्र में हम उसको समाप्त करते हैं। शिष्टाचार का जो आदान प्रदान ये दिन भर चलता रहता है। जैसे बच्चे स्कूलों में अध्यापकों सहपाठियों के साथ आदान प्रदान करते हैं, यानी नमस्कार, कभी सत श्री अकाल, ठीक है, इस प्रकार से करते रहते हैं। दफ्तर में जब हम जाते हैं काम करने, वहां भी हम अपने बॉस से नमस्कार करते हैं। अपने सहयोगियों से हम बात करते हैं, अभिवादन करते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये भी एक शिष्टाचार का आदान प्रदान है। विद्यार्थी कर्मचारी या अध्यापक सब एक दूसरे में इसी तरह से अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि जो आदान प्रदान का जो स्वरूप है वो विजय चिन्ह के आधार पर, या आप डिफेंस मिलिट्री में देखिए तो उसका एक अलग है, परेड के माध्यम से, झंडे के माध्यम से, सेना में इस प्रकार का कि अवसरों को झंडे के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा, बाघा बॉर्डर पर भी आपने देखा होगा, कभी कभी टीवी में देखा या गए हो। तो इस प्रकार से हम सुबह से लेकर शाम तक हम इस तरह के आदान प्रदान करते रहते हैं, चाहे वो खुशी की हो और चाहे वो कभी कभी अफसोस या गम के भी होते हैं। तो शुभ रात्रि से लेकर शोक संवेदना तक का आदान प्रदान हम करते रहते हैं। दूसरा, इसी तरह देखिए सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों या त्योहारों का आदान प्रदान। अब जीवन भर देखिए सामाजिक जो जीवन है वो वर्ष भर ऐसे अवसर आते रहते हैं। आप देखिए अभी जैसे सपोज करिए आप जुलाई खत्म हो गया, रक्षाबंधन है, इसके बाद आप बढ़ता जाएगा होली, दिवाली, ईद या गुड फ्राइडे, इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी। तो जो रस्म त्योहार हैं इसमें भी हम सामूहिक रूप से इसे मनाते हैं। इसी तरह परिवार में या समाज में जन्म संबंधी, विवाह संबंधी या मृत्यु संबंधी ये रस्में होती हैं जिनमें हम खुद जा करके बधाई देते हैं या शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हम डाक द्वारा भी कभी कभी ग्रीटिंग कार्ड है, पत्र है या शोक संवेदना के पत्र हैं, इनको हम समाज में इससे भी आदान प्रदान करते रहते हैं। कभी कभी इन रस्मों में हम जा करके गाना या अपनी खुशी का इजहार करने के लिए नाचना, इन रस्मों पर भी हम बराबर आते जाते रहते हैं और आदान प्रदान करते रहते हैं। इसी तरह होली दिवाली में भी आप देख लीजिए, क्रिसमस में देख लीजिए, तो हम एक दूसरे से सामाजिक आदान प्रदान करते रहते हैं। ये भी एक तरह से संप्रेषण का माध्यम है। इसी तरह से क्षेत्रों या प्रांतों में देखिए तो क्षेत्रों और प्रांतों में भी ये जो आदान प्रदान का स्वरूप है ये चलता रहता है। आदान प्रदान हिंदी भाषा के माध्यम से संपन्न हम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे शैक्षिक प्रशासनिक आदान प्रदान चलता रहता है। जैसे भारत से जो तमाम देश संपर्क में है उनसे हम आदान प्रदान करते रहते हैं, उनसे भी हम लेते रहते हैं, उनको भी हम देते रहते हैं। शिक्षा संबंधी, धर्म संबंधी या किसी प्रकार के व्यवसाय संबंधी ये आदान प्रदान चलता रहता है। इसी तरह व्यवसायिक क्षेत्रों में भी हमने कहा कि बराबर चलता रहता है आदान प्रदान। हम दूसरे जगह की चीजें हम खरीदते हैं और अपनी जगह की चीजों को भेज वहां, इस तरह से अगर देखा जाए तो व्यवसायिक क्षेत्रों में भी आदान प्रदान चलता रहता है।
तो अगर वास्तव में देखें तो संप्रेषण के ये जो सारे रूप हैं एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। व्यापक रूप में ये सभी रूप सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न प्रकार हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से समाज में आदान प्रदान चलता रहता है, चाहे वो साक्षात्कार के माध्यम से, चाहे वो संवाद के माध्यम से, और चाहे वो सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से। यानी कि समाज में अगर देखिए समाज की परिकल्पना आप करते हैं, समाज में जीवन की परिकल्पना करते हैं, जीवंतता की परिकल्पना करते हैं, तो आपको चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जो इंसान बंद हो जाता है बोलना, जिसके पास संप्रेषण की शक्ति नहीं होती, जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं होती, जो किसी से कोई संप्रेषण नहीं रह सकता, उसी को हम मृत कहते हैं। जिस समाज में देखिए रिश्ते, अगर आप सपोज करिए आपके जीवन में आप देखिए, उदाहरण तौर पर देखिए, तो आपके जीवन में तमाम ऐसे मित्र हैं जिनसे आप आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो रिश्ते मर गए हैं, अर्थात अब वो आपके दोस्त नहीं है। तो रिश्ते अगर जीवित है, समाज अगर जीवित है, तो निश्चित रूप से उसमें आदान प्रदान का होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसके बिना समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। समाज की परिकल्पना तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता रहता है, चाहे वो हंसी के, चाहे वो गम के, चाहे वो प्रेम के, और चाहे वो क्रोध के। यानी कि आदान प्रदान की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि सिर्फ हंसी के ही आदान प्रदान होते हैं, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आता, तो क्रोध के भी आदान प्रदान होते हैं। आप कैसे अगले को बताएंगे कि आप उससे नाराज हैं? उसके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप आंगिक संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आदान प्रदान की ये चारों जो तरीके आपके हैं, इन चारों तरीकों के आधार पर देखा जाए तो आदान प्रदान किया जाता है, जिनमें तीन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है: संवाद के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, और सामाजिक जो आदान प्रदान है, तीनों के माध्यम से हम समाज में आदान प्रदान। अब देखिए, ये तो आदान प्रदान के एक तत्व है, तरीके हैं, एक आदान प्रदान का जरिया है। लेकिन इस आदान प्रदान के मूल में भाषा सम्मिलित होती है। जब तक भाषा नहीं होगी तब तक आप आदान प्रदान कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि लिख करके आदान प्रदान, भाषा की आवश्यकता; बोलकर आदान प्रदान, भाषा की आवश्यकता; आंगिक अगर आदान प्रदान आप कर रहे हैं जिसमें भाषा का, तो भाषा पर जानना, भाषा के स्वरूप को जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए, भाषा क्या है संक्षेप में आपसे बात करें, बहुत पूर्ण अर्थों में न जाकर के संक्षेप में आपको बताएंगे कि देखिए, भाषा संप्रेषण का मूल आधार है। जिस भाषा के थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं, जिस भाषा के थ्रू आप दूसरे से जुड़ते हैं, जिस भाषा जिस भी माध्यम से आप किसी से जुड़ते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जब अपनी भावनाओं, जैसे मैं अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, ई काउंसलिंग के माध्यम से, लेकिन ये मेरी भाषा है, मेरी भाषा मेरी सीखी हुई, मेरी गृहीत भाषा है, ठीक है, आपकी अपनी सीखी हुई, अपनी। तो भाषा जो है वो संप्रेषण का मूल आधार है, ठीक है। बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचार और अनुभूति का संप्रेषण होता है, जिसके द्वारा आप ये अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने शिक्षक को, अपने अधिकारी को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपके मन में क्या है, विषय से संबंधित, आपके मनोभावों से संबंधित, आपके संवेदनाओं से संबंधित। आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, आप किसी से पर क्रोध करते हैं, आप भाषा के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं। यानी कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप अपनी बात को दूसरे तक नहीं समझा पाएंगे। अक्सर ये आप एक संवाद सुनते हैं, या एक उदाहरण आप देखिए भाषा का एक है कि आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। अर्थात जो व्यक्ति आपसे कह रहा है वो ये जानना चाहता है कि आप बोल कर ये बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में व्यक्ति और व्यक्ति, समाज में व्यक्ति और व्यक्ति और समाज के बीच, यानी व्यक्ति और व्यक्ति और व्यक्ति और समाज के बीच में जो आदान प्रदान होता
है, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा लिखित, मौखिक, आगे आपसे बात करेंगे, किसी भी तरह की हो सकती है। भाषा शब्द भास भास, भास धातु जिसका आशय व्यक्त वाणी में कुछ करना, व्यक्त मतलब बोलना, वाह। यहां एक बात ध्यान रखिए, व्यक्त वाणी में बोलना या कुछ कहना। वाणी कभी भी जो बोल रही है जरूरी नहीं कि वो सार्थक हो, कभी कभी वाणी निरर्थक भी बोलती है। अर्थात भाषा से अभिप्राय अर्थमयता से है। आप कहते हैं ध्वनियों का वो समूह जो आप बोलते हैं, तो उन समूहों यानी कि आप जब उस हमारी बोली हुई भाषा से कोई अर्थ ग्रहण करते हैं, तो जब उस अर्थ को ग्रहण करते हैं तब जाकर के वो भाषा बनती है। ठीक है, तो निरर्थक भाषा नहीं, तो जब अर्थमयता हो और अभिव्यंजकता अगर है तो वो भाषा है। मनुष्य के बीच किसी भी वस्तु के लिए विषय में अपने विचारों, इच्छाओं और मंतव्यों, जो आप मंतव्यों का, जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सार्थक आदान प्रदान करते हैं, जो क्रमिक व्यवस्था के रूप में आदान प्रदान करते हैं, जो ध्वनि संकेतों के व्यवहार के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा व्यक्त वाणी में कुछ कहना। शब्द और अर्थ शाश्वत रूप से परस्पर संबंध है। शब्द और अर्थ में अन्योन्य संबंध है। भाषा का प्रयोग और व्यवहार, भाषा का जो प्रयोग है उसका व्यवहार जो है वो अर्जन के द्वारा होता है। भाषा सतत विकास मान होती है। भाषा का विकास न हो तो वो जड़ बन जाती है। जिस भाषा का प्रयोग जनता करती है उसे उसमें लगातार नए शब्द जुड़ते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि सामाजिक आदान प्रदान से भाषा में जीवंतता बनी रहती है। अगर मात्र पुस्तकों में सिमटी भाषा देखें तो वो सिर्फ पढ़े लिखो या शिष्ट जनों की भाषा बनकर रह जाती है और धीरे धीरे वो रूढ़िबद्ध हो जाती है और उसकी विकास की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती है। समाज में भाषा लगातार प्रयोग होने से उसमें नई अर्थवत्ता आती रहती है। उसमें नए मुहावरे, नए शब्द, नई शैलियां जुड़ने लगती हैं या जुड़ती रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि बदलाव भाषा की मूल प्रकृति है। इसी कारण भाषा में विविधता दिखाई देती है। भाषा विविधता भाषा के विकास के लिए अनिवार्य और जीवंत भी है। अब अगर एक प्रश्न अगर आप अपने मन में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भाषा का विकास किसी तरह से हुआ। वैदिक भाषा, संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, फिर हिंदी में आप देखिए ब्रज, अवधी, ठीक है, बुंदेली, ये सारी बोलियां, फिर उसके बाद खड़ी बोली। कहने का तात्पर्य है कि एक समय में साहित्य की लिखित भाषा एक होती है और दूसरी उसी समय मौखिक रूप से बोली जाने वाली भाषा दूसरी होती है। धीरे धीरे जो लिखित भाषा है वो रूढ़ हो जाती है, धीरे धीरे वो व्याकरण में जकड़ जाती है, जिसमें संशोधन के लिए धीरे धीरे समाज में जो भाषा है वही दूसरी तरफ से साहित्य की भाषा को ओवरटेक करके उस पर कब्जा कर लेती है। यानी भाषा का रूप वहां पर ये दिखाई देता है और भाषा परिवर्तन के आधार पर। इसीलिए देखिए समाज, देखिए चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, मनुष्य परिवर्तनशील है, तो भाषा भी परिवर्तनशील है। आज हम कुछ चाहते हैं और कल हम कुछ चाहते हैं। इसी तरह अगर हिंदी के आप देखिए, हिंदी में जो भाषा जिस प्रकार से लिखी जाती थी वो आप देखिए विद्यालय, गर्दन, ये सारी चीजें आप देखिए नए नए रूप, आप उसके नए नए वर्तनी उसके संशोधन करते हैं। यानी कि जो चीज व्याकरण में जकड़ जाती है उसको कभी कभी हम उसके आधार से उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात उसकी जड़ता से निकालने का प्रयत्न करते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, उच्चरित और मौखिक। लिखित भाषा देखिए, लिखित भाषा में 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद का मतलब होता है कि जो उसका शाब्दिक अर्थ है वो है प्रसन्नता। प्रसाद गुण वहां होता है जहां सरल, सहज और भाव व्यंजक शब्दावली का प्रयोग होता है, वहां हम प्रसाद गुण पाते हैं और भाषा के इस प्रसाद गुण की बड़ी सराहना भी होती है। अगर आप देखें निराला की कविता है जिसमें जिस कविता में सरलता भी है, सहजता भी है, भाव व्यंजक शब्दावली भी है और निर्मलता भी है और प्रतीति भी है। जैसे वो लिखते हैं, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुख फटी पुरानी झोली का फैलाता मुख आता। इसी तरह दूसरा भाषा का रूप है ओज। ओज का मतलब होता है तेजस्विता, अर्थात जिस साहित्य में जो आप जानते हैं कि ओज गुण का बड़ा महत्व है, तो ओज गुण का मतलब होता है उसको पढ़ते ही आपके मन में वीर रस की अनुभूति हो, रौद्र रूप की अनुभूति हो। दिनकर लिखते हैं, छीनता हो सत्य कोई और तो, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पूर्ण है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो। देखिए इसमें एक जोश है। तो भाषा का ये दूसरा रूप है। तीसरा है माधुर्य। माधुर्य मतलब होता है कि मिठास। माधुर्य युक्त रचना पढ़ने से मन में आनंद आता है, जिसमें सौंदर्य परक रचनाएं ज्यादातर आती हैं, प्रेम परक रचनाएं ज्यादातर आती हैं, आनंद का भाव होता है और अंतःकरण को अच्छा लगता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे प्रसाद की एक पंक्ति देखिए, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व सहन करते, यौवन के धन रस कन झरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हैं। तो सौंदर्य की अनुभूति इसमें दिखाई दे रही है। इसके बाद दूसरा है लिखित भाषा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसका जो स्वरूप है वो सबसे व्यापक है। इसके अंतर्गत उच्चारण, ग्रहण और बोध ये प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित होती है। भाषा केंद्रीय तत्व के रूप में रहती है और यह वक्ता और श्रोता से सीधे जुड़ जाती है। अर्थात वक्ता भाषा ही बोलता है और श्रोता भाषा ही सुनता है और सुनकर भाषा के माध्यम से भाव ग्रहण करता है। जैसे जब वक्ता बोलता है तो उसमें चार चीजें होती हैं जिन्हें श्रोता को समझना रहता है, संदर्भ, संदेश, संपर्क और बोध। ये चारों चीजें जो हैं वो श्रोता तक पहुंचती हैं और श्रोता उसे ग्रहण करता है। अगर देखा जाए तो इस भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं, एक स्थायी या सूक्ष्म रूप और दूसरा अस्थायी एवं स्थूल रूप। स्थायी रूप को भाषा एवं अस्थायी रूप को वाक यानी वाणी। जो स्थायी है, स्थायी का मतलब जो टिके रहे, वो भाषा है, और जो अस्थायी है अर्थात हमने अभी बोला और आपने सुना, इसका कोई स्थायित्व आपके सामने नहीं आया, ये वाक है, वाणी है। भाषा की सत्ता सूक्ष्म और भावपरक होती है, जबकि वाक की सत्ता स्थूल और भौतिक होती है। भाषा स्थायी और वाक अस्थायी होता है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा तो वो वाक के क्षेत्र में आता है, यानी कि बोलकर हम अगर कोई बात दिखा रहे हैं तो उच्चारण जिसे कहते हैं वो वाक है, और जो अभिप्राय की प्राप्ति है यानी जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो भाषा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी से कुछ कहा, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए कि तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए। आपने कहा कर तो रहा हूं, मैंने कहा पर उतनी नहीं जितनी तुम्हें करनी चाहिए। आपने कहा आप तो हमेशा ऐसा ही करते हो। अभी देखिए ये हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसका उत्तर दो, यानी कि दो तरह से आप देखिए तो स्पष्ट है इस प्रकार के कि ये वाक और जो भाषा यानी बोल हम जो रहे हैं और जो उसकी प्राप्ति करना। तो भाषा समाज में दो रूपों में हमारे सामने आती है, मौखिक और लिखित भाषा के रूप में। ठीक है, ये बात आपको बराबर याद रखनी चाहिए, लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाषिक संदर्भों में देखते हैं तो भाषा का उच्चरित रूप ही वास्तविक रूप लगता है, लिखित नहीं, क्योंकि भाषा के उच्चरित रूप का समाज में महत्व है। इसके प्रयोग संदर्भों में स्वयं सिद्ध होते हैं। जैसे लेखन क्रिया भाषा नहीं है, वरन भाषा का केवल एक प्रकार है जिसके द्वारा भाषा का अस्तित्व सृष्टि के आदि काल से मिलता है, जबकि लिखित रूप बहुत याद बाद का है। यानी कि भाषा का जो मौखिक रूप है वो आदि काल से है, लेकिन जो लिखित रूप है वो बाद का है। संसार में ऐसी अनेक भाषाएं आज भी हैं जिनको हम लिखित रूप जिनका नहीं देख पाए, जिनको हम पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो समाज का हर सदस्य चाहे लिखना पढ़ना या बोलना अवश्य चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, भाषा के उच्चरित रूप का प्रभाव भी मानव पर ज्यादा पड़ता है। कई बार वह मानव मन को झकझोर देता है, जैसे करुणा का भाव बोलकर, दया का भाव बोलकर, सहृदयता का भाव, मैत्री का भाव, व्यंग का भाव, ये सारी चीजें। लिखित भाषा देखिए बेसिक रूप से देखा जाए तो
लिखित भाषा में इन संदर्भों से जुड़ी हुई बातें पढ़ने पर पाठक के मन में इतनी भावनाओं नहीं जागृत होती जितनी कि उच्चरित भाषा। जैसे एक उदाहरण और आपके सामने कि जब आप देखते हैं कि जब आप नाटक पढ़ते हैं तो वो भाव नहीं आते, लेकिन जब नाटक आप देखते हैं तो उसमें भाव की प्राप्ति अधिक होती है। इसी तरह आंगिक भाषा है, इसकी पहले इकाई में बात कर चुके थे कि आंगिक भाषा देखिए आपकी भंगिमाओं के माध्यम से हम बात को समझते हैं। कभी कभी जैसे चौंक कर, आंखें दिखाकर, ठीक है, बुलाकर हम भाषा का भाषा के प्रयोग में देखिए तो भाषा का प्रयोग किस लिए होता है? भाषा का प्रयोग मूल रूप से 5 चीजों के लिए होता है। किसी चीज को सूचित करने के लिए, किसी चीज को आग्रह करने के लिए, मनोरंजन के लिए, संबंध विच्छेद के लिए या पूरक करने के लिए। ठीक है, यानी कि सूचना देना भाषा का सबसे महत्वपूर्ण वो है। हम अपने रोज अपने अनुभव, विचारों को, विश्वासों को एक दूसरे को सूचित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा है आग्रह। हम भाषा का जैसे स्कूल, कार्यस्थल, घर में हम एक दूसरे पर विश्वास करने या न करने की बात होती है तो लगातार हम आग्रह करते रहते हैं माता पिता से कहीं जाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आग्रह करते रहते हैं। इसी तरह हम मनोरंजन के लिए भी भाषा एक साधन है। हम फिल्में देखते हैं या फिल्में हैं, सिनेमा है, कापी किताब है, जो भी है सब मनोरंजन के लिए है। दूसरी चीज भाषा जो है दूसरों को दुखी भी कर सकती है और प्रभावित भी कर सकती है। आपकी बातों से दुखी भी हो सकता है व्यक्ति, प्रभावित भी हो सकता है। और कभी कभी भाषा किसी चीज को छुपाने का भी काम करती है। बड़े भाषा के तरीके से हम उस बात को छुपा भी लेते हैं। तो भाषा के ये भी प्रकार हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब दूसरी चीज भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष है, इसमें देखिए भाषा के व्यवहारिक पक्ष में 6 चीजें होती है। भाषा का उपयोग कौन करता है, नंबर 1 होना चाहिए। भाषा का उपयोग किससे कर रहे हैं या उसकी स्थिति क्या है, क्या कहा जा रहा है, विषय क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है, कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है, कहने सुनने वाले के लिए दोनों पास समय कितना है। यानी देखिए भाषा का जो प्रयोक्ता होगा उसी के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। यानी वक्ता क्या बोल रहा है और श्रोता क्या सुन रहा है। यानी सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है भाषा का वक्ता कौन है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा होता है भाषा के दूसरी जो बड़ी बात है वो है श्रोता। अर्थात कि कई बार वक्ता अपनी भाषा में श्रोता को विभिन्न स्थितियों के आधार पर बोल देता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। या कभी कभी होता है कि हम श्रोता को देख करके हम बोलते हैं। श्रोता छोटा है तो हम तुम का प्रयोग करते हैं, छोटा श्रोता बड़ा है तो आपका प्रयोग करते हैं। इसी तरह तीसरा है भाषा के व्यवहार में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि कथन क्या है। यानी कि जो आप कह क्या रहे हैं, अर्थात बातचीत का विषय क्या है। विषय जैसा होगा भाषा वैसे ही प्रयोग होगी। अगर विषय गंभीर होगा तो भाषा गंभीर होगी, विषय हल्का फुल्का होगा तो भाषा हल्की फुल्की होगी। और इसके बाद है भाषा का उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि वक्ता श्रोता के मध्य जो वार्ता हो रही उसका उद्देश्य गपशप करना है या समय बिताना है या गूढ़ और महत्वपूर्ण बातों पर, विषयों पर बात करना है। ये भी सबसे बड़ी बात है। अगर गपशप की बात है तो सामान्य शब्दावली हल्की फुल्की हास्य व्यंग्य की होगी, लेकिन अगर मजबूत चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं तो उसमें गंभीर होगी। कभी कभी होता है कि हम बड़े हल्के फुल्के, जैसे एक मान लो उदाहरण, कहीं आप जा रहे हैं, अब आप कोई मिल गया तो आप उससे संप्रेषण स्थापित करना चाहते हैं तो आप हल्की फुल्की बातें करते हैं। जैसे ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, अगल बगल का व्यक्ति बैठा हुआ, आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो कभी कभी आप कहते हैं गर्मी बड़ी ज्यादा है, हाँ, या ट्रेन अच्छी है, या इससे धीरे से हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम राजनीति धर्म पर बात करते करते हमारा 4 घंटे 5 घंटे का समय कट जाता है। ये भी एक भाषा की क्या स्थिति, ठीक है, उद्देश्य उसका क्या है, किस लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, स्थिति क्या है, कहने सुनने की स्थिति क्या है। यानी कि वक्ता के पास और श्रोता के पास समय कितना है, किन स्थितियों में दोनों काम कर रहे हैं, उन किस विषय पर वो दोनों बात करना और बात कहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। जैसे सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति और मानसिक स्थिति। सामाजिक स्थिति की जहां तक आप बात करेंगे तो वहां भाषा का सामाजिक संदर्भ जो है वो आप ये मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। समाज में अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है, उच्च, मध्य और निम्न। इनके अनुसार भाषा का जो प्रयोक्ता है, वक्ता है, वो संप्रेषण के अलग अलग भाषिक शब्दावली का प्रयोग करता है। कहीं पर आप देखिए कि शिष्ट भाषा जैसे पैसा, और कहीं कहीं गांव की भाषा पैसा, तो इस तरह का भी प्रयोग करते हैं।
इसी तरह सांस्कृतिक और जो शैक्षिक स्थिति है उसमें भी देखिए कि कहीं-कहीं हम भाषा, यहाँ पर हम जो शैक्षिक लोग हैं, वहाँ हम शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। जो शैक्षिक नहीं, गाँव के लोग हैं, वहाँ हम गाँव की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्थिति भी भाषा को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है कि पाठक और श्रोता या वक्ता और श्रोता की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। अगर वक्ता सही है, वक्ता की मानसिक स्थिति सही है, तो उस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि सामने वाला श्रोता कैसा है। तो कवि या साहित्यकार का अगर मन प्रसन्न है तो उस हिसाब से वो बात करता है। मन तो इसीलिए कभी-कभी ये भी कहा गया है कि अवसाद के समय में कोई साहित्य का सृजन नहीं कर सकता। जब साहित्य का सृजन तभी हो सकता है जब उसका मन माधुर्यमय हो, ओजमय हो या अच्छी हो। और लास्ट जो चीज है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, वक्ता के पास कितना समय है और श्रोता के पास, उसी में आपको अपनी बात का को रखना। जैसे कि 1 घंटे में हम आपसे अपनी बात का रखना का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बहुत संक्षिप्त में जो बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं उन पर आपसे हम बात कर रहे हैं। तो अगर निष्कर्ष के रूप में अगर इस भाषा को करें तो भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। प्रयोग के स्तर पर संप्रेषण के 3 रूप हमारे सामने आते हैं, लिखित, मौखिक और आंगिक। लिखित भाषा में संप्रेषण का बंधन होता है और इसमें प्रायः भाषा का मानकीकृत रूप इस्तेमाल किया जाता है। भाषा जो मौखिक भाषा होती है वो थोड़ी बहुत इन बंधनों से मुक्त होती है। इसमें क्षेत्रीय प्रभाव भी रहता है, बोलते समय व्याकरण से बंधकर नहीं बोलते। मौखिक भाषा में क्षेत्रीयता बहुत होती है। बिहार भोजपुरी का व्यक्ति जब बोलता है तो भोजपुरी में बोलता है, वो गांव की भाषा जब गांव का व्यक्ति बोलेगा तो गांव के शब्दों का प्रयोग करेगा, शहर का व्यक्ति बोलेगा, शिष्ट व्यक्ति बोलेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा, शिक्षक बोलेगा, तो वो उसमें शब्दों का प्रयोग उसी हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो बोलते समय इसी तरह आंगिक भाषा ये मुंह होती है और अंगों के संचालन द्वारा भावाभिव्यक्ति या संप्रेषण किया जाता है। ये भी संप्रेषण पर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, यद्यपि इसमें बोलते नहीं है, लेकिन जो आपके आंगिक स्वरूप होते हैं, गुस्से में, हंसने में, बुलाने में, ये भी पैर पटकने में, ये भी बहुत ज्यादा संप्रेषण में सहायक होता है। ठीक है, तो सूचना, आगमन, ये सारी चीजें जो है ये भी उसमें देखा जाए। तो भाषा का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि भाषा का उपयोग किसके समक्ष किया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जिसके लिए किया जा रहा है उसी से संबंधित चीजों को अगर आप देखेंगे तभी होगा। इसी तरह से अगर उद्देश्य में देखें तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह अब आप संप्रेषण में अगर देखें तो संप्रेषण के भी प्रकार होते हैं, अर्थात संप्रेषण के अगर देखें तो जब आप वर्गीकरण संप्रेषण का करेंगे तो 2 आयाम आपको दिखेंगे। नंबर 1 वक्ता श्रोता की संख्या के आधार पर, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक, और दूसरा सामाजिक परिवेश और सामाजिक भूमिका के आधार पर, अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक। यानी कि आप ये जब संवाद कर रहे हैं तो व्यक्तिगत संवाद है, अगर व्यक्तिगत संवाद है तो अनौपचारिक संवाद है, जिसमें आप अपने परिवार को ले सकते हैं, अपने पड़ोसियों को ले सकते हैं, अपने मित्रों को ले सकते हैं, अपने पिता पुत्र सबको ले सकते हैं। उसमें फिर आप एक सामान्य सी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप अनौपचारिक संवाद करते हैं तब उसमें भाषा दूसरी हो जाती है।